अरे आराध्या बेटा, ये पूजा आंटी के घर खीर दे आओ। तुम्हें पता है ना तुम्हारी पूजा आंटी को खीर कितनी पसंद है। संजना जी ने आराध्या को आवाज़ लगाई जो अपने कमरे की तरफ जा रही थी। लेकिन मामा, मैंने कुछ देर आराम करना है, आप रानी को भेज दें। उसने नौकरानी का नाम लिया। अरे वो काम में बिजी है, कोई इतना बड़ा काम नहीं है जो तुम इनकार कर रही हो। मामा के कहने पर उसने खीर का बाउल लिया और पूजा आंटी के घर की तरफ बढ़ी। हालांकि घर ज़्यादा दूर नहीं था, उनके आंगन में ही पूजा आंटी की घर की दीवार लगी हुई थी और इसी दीवार से एक छोटा सा दरवाज़ा था, यानी घर के अंदर से ही दूसरे घर में जाया जा सकता था। लेकिन उसे क्या पता था आज ये खीर उसकी जान का बवाल बन जाएगी। अगर पता होता तो वो कभी ना आती। संजना आंटी घर पर नहीं थी। वो खीर का बाउल रखते हुए पलटने लगी जब किसी के मजबूत हाथों की पकड़ उसे अपनी कलाई पर महसूस हुई। उसने पलट कर देखा तो आर्यन खड़ा था। आर्यन, छोड़ो मेरा हाथ। छोड़ने के लिए नहीं था माँ। क्या बकवास की थी आपने? हाँ, चलो आपसे तो मैं कमरे में चलकर बात करता हूँ। वो उसे खींचते हुए कमरे में लेकर आया। वो कुछ कहने के लिए मुंह खोलती इससे पहले ही आर्यन ने कमरे का दरवाजा बंद कर दिया और उसके करीब बढ़ा। चुप, एकदम से चुप, वो ठंडे गरजदार शब्दों में बोला। तो वो डरते हुए एक कदम पीछे लेने लगी। बड़ी हैं आप मुझसे, यही ऐतराज है ना आपको? बोझ से कहता हुआ आराध्या को दीवार के साथ लगे शीशे के सामने लाकर खड़ा कर देता है, जबकि आराध्या सांस रोके खुद को शीशे में देख रही थी और फिर निगाहें अपने वजूद से होती पीछे खड़े आर्यन के अक्स पर ठहरी थी। बेबी एंड द बीस्ट, हम पर ये टाइटल सूट करता है। अचानक ही आर्यन का अंदाज हल्की मुस्कुराहट में ढला था। आराध्या ने बर्दाश्त करते हुए अपनी मुट्ठियां भींच लीं। दिल तो कर रहा था कि उसके मुंह पर एक थप्पड़ मार दे, पर वो डर भी बहुत ज़्यादा रही थी। वो सचमुच आर्यन के सामने बहुत नाजुक सी थी। उसे डरते देख आर्यन ठिठक उठा। हे, अब डर क्यों रही हो? मैं तो आपके ऐतराज़ का जवाब दे रहा था कि मेरी नज़र में आपके सारे ऐतराज़ बेकार हैं। मगर आराध्या की आंख से आंसू निकलकर गाल पर आ गया। ये देखते ही कुछ पल के लिए आर्यन राठी पत्थर हो गया था और फिर दिल के हाथों मजबूर होकर हाथ बढ़ाकर आराध्या के उस आंसू को उंगली के पोरे पर लेना चाहा कि तभी आराध्या ने सख्ती से उसका हाथ झटक दिया। खबरदार, अगर मुझे टच भी किया तो। आराध्या दबी दबी आवाज में गुर्राई तो आर्यन के चेहरे का रंग पल में बदल गया था, जिसे देखते ही आराध्या की हथेलियां भीगने लगी थीं। वो उस पल को कोस रही थी जब वो अपनी माँ के कहने पर यहाँ खीर देने आई थी। मोहब्बत करता हूँ आपसे और आप सिर्फ इस वजह से मुझे ठुकरा रही हैं कि मैं आपसे सिर्फ 1.5 साल छोटा हूँ। ये पूछते हुए आर्यन का अंदाज सख्त हुआ था। तुम पागल हो गए हो आर्यन, रिश्तों की पवित्रता भूल गए हो, आराध्या ने तिरस्कार से कहा तो आर्यन ने गुस्से से अपने माथे पर हाथ फेरा। उसकी ये हरकत देखकर आराध्या घबराई थी, क्योंकि अच्छे से जानती थी वो बचपन से इस तरह अपने माथे पर हाथ तब फेरता था जब वो बहुत ज़्यादा गुस्से में होता था। आराध्या की आंखों से आंसू अचानक ही गिरने लगे। रोना तो बंद करो यार, ऐसा क्या कह दिया मैंने जो इस तरह रो रही हैं आप? वो अचानक झुंझलाते हुए चीखा तो आराध्या घबराकर कमरे के दरवाजे की तरफ बढ़ी। उसी पल आर्यन ने एक बार फिर उसका बाजू पकड़ा और इस बार घबराहट में आराध्या ने हाथ में आता छोटा सा मार्बल वास उठाकर आर्यन के सर पर मार दिया। आर्यन ने दर्द से कराहते एकदम झटके से आराध्या का बाजू छोड़कर अपना माथा मसलते हुए हैरत से आराध्या को देखा। तो मोहब्बत नहीं करते? तुम एक घटिया सोच के मालिक हो जिसे बड़े छोटे की तमीज नहीं। मुझे उस वक्त पर अफसोस है जब मैंने तुम्हें अपना छोटा भाई समझा था। वो गुस्से से गुर्राती हुई कमरे से निकलने लगी जब आर्यन ने सख्ती से उसका बाजू दबोचा था, उसे दीवार से लगाया। ऐसी क्या गंदगी देख ली आपने मेरी निगाहों में जो मेरी सोच को गंदा कह रही हैं? वो नहीं जानता था कि वो किस कदर जुनूनी हो चुका था। तो तुम मुझे तकलीफ दे रहे हो आर्यन, मेरा बाजू छोड़ो। अब की बार वो भीगे शब्दों में बोली तो आर्यन ने होंठ भींच लिए और उसका बाजू छोड़ दिया। फाइन, मैं आवाज़ ऊंची नहीं करूँगा और गुस्सा भी नहीं कर रहा। आप नॉर्मल हो जाएं। खुद को नॉर्मल करने की कोशिश करता वो गहरी सांसें लेता बोला तो आराध्या को उसके दिमाग पर शक होने लगा। तुम दिमागी मरीज हो, वो घबराए शब्दों में बोली कि तभी अचानक आर्यन ने उसके दाएं बाएं दोनों तरफ दीवार पर हाथ रखे और कुछ नीचे की ओर झुका। दिमागी मरीज तो हो गया हूँ अब से, यह न जाने कब से मालूम नहीं। उसके इतने करीब आने पर आराध्या के माथे पर गुस्से के मारे बल पड़े थे, जिसे देखते आर्यन के होंठ मुस्कुराहट में बदलने लगे, जिसे उसने मुश्किल से बर्दाश्त किया था। अगर तुम्हारे दिल में मेरी जरा से भी इज्जत है तो मुझे जाने दो। आराध्या ने उसकी कमजोर सी रग पर हाथ रखा तो इस बार आर्यन होंठ भींच कर रह गया और फिर पीछे हट गया। ओके जाइए, पर यह बात अपने दिमाग पर लिख लें
कि आपको मेरी दुल्हन बनकर इसी कमरे में आना है, फिर आप चाहें या ना चाहें। वो बड़े ही दिल फरेबी से मुस्कुराते हुए कदम पीछे लेते बेड पर बैठा था। आराध्या रास्ता साफ देखकर दरवाजा खोलती जल्दी से बाहर की ओर भागी थी। उसकी फुर्ती और डर देखकर आर्यन के होंठों पर बड़ी गहरी मुस्कुराहट आई थी। मैं इस जज्बे में बहुत आगे निकल चुका हूँ। इसके लिए मोहब्बत शब्द बहुत मामूली है। आप तो जुनून बन गई हैं मेरा। आराध्या, आप सिर्फ मेरी हैं, मेरी मोहब्बत, मेरा जुनून। उसके अंदाज में एक जिद थी। अभी वो अपनी सोचों में मगन था जब उसके फ़ोन पर एक प्राइवेट नंबर से कॉल आने लगी। उसकी आंखें चमक उठीं। फ़ोन उठाकर कान से लगाया। वो गहरी नींद में थी। कंबल को मुट्ठियों में जकड़ा हुआ था। चेहरे पर पसीने की बूंदें थीं। प्लीज़ शौर्या, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। मैंने तो कुछ भी ऐसा नहीं देखा। वो डरी हुई नज़रों से शौर्य को देखती हुई बोली, हालांकि उससे नज़रें चुराने की पूरी कोशिश कर रही थी। पर तुम्हारा डर बता रहा है कि तुमने सब देखा है। जब तुम नॉर्मल हो जाओगी, डर कुछ कम होगा, तो सबको मेरे बारे में बताने की कोशिश करोगी, है ना? शौर्य ने अपनी लाल गहरी आंखें उसकी नज़रों में गड़ाई थीं कि सिया को अपनी रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट महसूस हुई। वो डर से चीख मारती एकदम सपने से जागी थी। गले में कांटे से चुभने लगे थे। प्यास महसूस हुई। साइड टेबल से रिमोट उठाकर कमरे की लाइट ऑन की। दिल जो कुछ देर पहले जोरों से धड़क रहा था, अब कुछ नॉर्मल हो गया था। कुछ दिन पहले ही उसने अपने मम्मी पापा से जिद करके अपनी 18वीं सालगिरह बहुत खुशी से सेलिब्रेट की थी, पर नहीं जानती थी 18वीं सालगिरह उसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती साबित होगी। शौर्य का स्पर्श अपने बाजुओं पर अब भी महसूस हुआ तो जोर से झुरझुरी ली। बेड पर पीछे की ओर टिकते हुए कंबल जोर से अपनी मुट्ठियों में जकड़ लिया। सालगिरह का मंजर आंखों के सामने किसी फिल्म की तरह चलने लगा था। वो ब्लैक कलर की खूबसूरत फ्रॉक पहनकर तैयार हुई थी। बालों को उसने बेहद खूबसूरती से कर्ल कराया था जो उसकी पीठ पर बिखरे पड़े थे। बालों की कुछ लेयर्स उसके चेहरे पर भी जादू दिखा रही थीं। उसने कोई मेकअप नहीं किया था और उसे ज़रूरत भी नहीं थी, क्योंकि वो नेचुरल हुस्न की मालिक थी। बल्कि दोनों बहनें ही एक से बढ़कर एक थीं। उसकी बड़ी बहन आराध्या भी खूबसूरती में किसी से कम नहीं थी। अमित जी और संजना जी की दो ही बेटियां थीं। आराध्या 26 साल की हो चुकी थी और एक यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थी, तो वहीं उससे 8 साल छोटी सिया थी जो अभी फ़िलहाल कॉलेज में पढ़ रही थी। सुनहरी आंखें जो बेतहाशा चमकते हुए कांच के कंचों के जैसी लगती, गुलाबी नरम होंठ, हल्की सुर्खी लिए गाल, जैसे कोई मोमी गुड़िया हो। वो काफ़ी शरारती और बातूनी लड़की थी, सबकी आंखों का तारा। माँ बाप के बाद अगर कोई उस पर जान छिड़कता था तो वो थे सुनील अंकल, जो उनके पड़ोसी और उसके पापा के बहुत अच्छे दोस्त भी थे। सुनील अंकल के दोनों बेटे, बड़ा बेटा शौर्य राठी और छोटा बेटा आर्यन राठी। आर्यन यूनिवर्सिटी के दूसरे साल में था, जबकि शौर्य अपना कामयाब कारोबार चला रहा था। आराध्या का नेचर बहुत शांत था और वो अपने नेचर के अनुसार एक तरफ उस पार्टी में खामोश सी बैठी हुई थी। आर्यन, शौर्य भाई नजर नहीं आ रहे? सिया ने अचानक पूछा। अंदाज में हल्की सी नाराजगी थी। शौर्य जो दूसरों के लिए सख्त और संजीदा मिजाज के तौर पर मशहूर था, सिया के लिए हमेशा नरम रहा था। नहीं, वो ऑफिस के काम में बिजी हैं, शायद आज ना आ सकें। सॉरी, आर्यन ने कंधे उचकाए, जबकि सिया को गुस्सा आया था। ये तो जुल्म है, मैं खुद बुलाकर लाती हूँ उन्हें। आर्यन ने फौरन हाथ बढ़ाकर उसे रोकना चाहा। सिया, रुक जाओ वो, मगर वो उसकी बात काटते हुए तेजी से बाहर की ओर भाग गई। दोनों घरों के बीच एक छोटा सा रास्ता जिससे वो अक्सर आया जाया करती थी। वो बिना रुके ही उसके दरवाजे से गुजरी और सीधा शौर्य के कमरे के दरवाजे की तरफ बढ़ी। दरवाजे पर कई बार हल्की सी दस्तक दी, मगर अंदर से कोई जवाब नहीं आया। उसने बेचैनी से 1-2 बार और दस्तक दी। इतने में एक नौकरानी वहां से गुजरी और बोली, शौर्य साहब कमरे में नहीं है मैडम जी, स्टडी रूम में है और उन्होंने मना किया है कि कोई उन्हें डिस्टर्ब न करे। सिया ने गहरी सांस ली, जैसे खुद को तैयार कर रही हो। दूसरों को मना किया होगा, पर मुझे नहीं। नौकरानी ने कुछ कहने के लिए होंठ खोल भी नहीं पाए थे कि वो इससे पहले ही स्टडी रूम की तरफ बढ़ चुकी थी। दरवाजे तक पहुंचकर उसने दस्तक देने को हाथ उठाया ही था कि दरवाज़ा अपने आप से ही थोड़ा सा खुल गया था। वो अंदर बढ़ती कि तभी कुछ आवाज़ सुनकर एकदम चौंक कर रुक गई थी। मैं और समय बर्बाद नहीं कर सकता। 2 सेकंड, बस और 2 सेकंड। अगर ये मुंह नहीं खुलता तो ख़त्म करो इसे। अंदर से शौर्य की ठंडी खौफनाक आवाज़ गूंजी थी, जबकि सिया चौंक पड़ी। मगर अगले ही पल उसने अचानक ही पूरा दरवाज़ा धकेल दिया था। बिना इजाज़त के अंदर दाखिल होना उसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। कमरे में हल्की रोशनी थी,
शौर्य उसकी तरफ वो पीठ किए खड़ा था। नज़र दीवार पर लगी बड़ी सी फोल्डिंग एलसीडी पर जमी हुई थी। वो पहले भी यहाँ आई थी, मगर ये एलसीडी पहली बार देखी थी। उसकी आंखें स्क्रीन पर जमी हुई थीं, जहाँ एक आदमी रस्सियों से बंधा हुआ था। उसके चेहरे से खून बह रहा था, होंठ सूजे हुए थे और उसकी दर्द भरी सिसकियां भी सुनाई दे रही थीं। ये देखकर सिया की सांसें गले में अटक गईं। दिल तेजी से धड़कने लगा। अगले ही पल गोली चलने की आवाज़ आई, एकदम से बेरहमी से। स्क्रीन पर सब कुछ खामोश हो गया और सिया के होंठों से एक जोरदार चीख निकली थी। शौर्य चौंकता फोन हाथ में थामे एकदम पीछे घूमा। उसकी आंखों में लाल डोरे उतर आए थे। सिया? उसका अंदाज बिजली की तरह कड़क था। सिया के वजूद पर कपकपाहट तारी हो गई। बिना दस्तक दिए अंदर कैसे आई तुम? शौर्य की आवाज़ में इतनी सख्ती थी कि पल भर को सिया की सांसें रुक सी गईं। सिया की नज़रें अब भी स्क्रीन पर जमी हुई थीं, जहाँ कुछ पहले एक दिल दहला देने वाला मंजर चल रहा था। शौर्य ने तेजी से रिमोट उठाया, बटन दबाया और स्क्रीन काली हो गई। लेकिन जब वो पीछे पलटा तो सिया वहाँ मौजूद नहीं थी। शिट! स्टॉप सिया! वो गुस्से से दहाड़ा, मगर तब तक सिया भाग चुकी थी। सीढ़ियों उतरते वक्त उसके कदम लड़खड़ाए। 2 इंच की हील में बैलेंस न बना और वो आखिरी सीढ़ी से फिसलकर फर्श पर जा गिरी। एक चीख उसके होंठों से निकली। शौर्य एक ही पल में उसके पास पहुंचा, उसके बाजू को मजबूती से थामकर उसे उठाया और जबरदस्ती रूम में खींच कर ले आया। क्यों भाग रही थी? उसका अंदाज इतना ठंडा था कि सिया का खून डर से जमने लगा। रहम और इंसानियत से खाली ठंडी निगाहें, न गुस्सा न नरमी, सिर्फ एक रहस्यमय रंग था। सिया की आवाज़ कांप उठी। वो स्क्रीन पर वो कत्ल। शौर्य के होंठों पर एक खतरनाक मुस्कुराहट उतर आई। वो एक कदम करीब आया। क्या देखा तुमने? दोबारा बताओ। उसने अपनी पैंट की जेब से सिगरेट का पैकेट निकाला, एक सिगरेट होंठों में दबाई और लाइटर जलाया कि उसका शोला सिया के चेहरे के करीब भड़क उठा। उसकी सांसें थम गईं। क्यों आई थी तुम? शौर्य ने लाइटर बुझाकर धीरे से पूछा। कौन था? कौन था वो? सिया के होंठों से मुश्किल से निकला था। शौर्य के माथे पर लकीर उभर आई। तो मुझे पार्टी में बुलाने आई थी। उसने टॉपिक बदलकर उसके कपड़ों पर एक सरसरी निगाह डाली थी। ब्लैक फ्रॉक पहने, नाजुक सा वजूद, ब्लैक रंग में उसकी दमकती दूधिया रंगत, कांपती बड़ी घनेरी पलकें। फिर नजरें उसकी आंखों पर टिका दी। शौर्य भाई, आपने? सिया की आवाज़ फिर बाहर आई, आंखों में आंसू उतर आए। खामोश रहो। शौर्य की दहाड़ कमरे में गूंज उठी। सिया ने आंखें जोर से बंद कर लीं। क्या तुम चाहती हो कि तुम्हारा अंजाम भी उस आदमी के जैसा हो? सिया ने शौर्य को देखा। दिल गले में आ गया। शौर्य ने गहरी सांस ली और खुद का अंदाज थोड़ा नरम किया। अच्छा ये बताओ, क्यों आई थी यहाँ? आपको बुलाने, बर्थडे पर। कांपते शब्दों में मुश्किल से बोली। शौर्य कुछ पल उसे खामोशी से देखता रहा। अगर हालात अलग होते तो शायद ये मासूम सा चेहरा, ये रोती हुई आवाज़ उसे अपने जादू में कैद कर लेती। किस लिए बुलाने आई थी? वो केक कटिंग शुरू होने वाली थी। वो नज़रें मिलाने से बच रही थी। शौर्य ने आखिरी कश लिया। सिगरेट लाइटर के पिछले हिस्से से बुझाकर डस्टबिन में फेंका और लाइटर जेब में रखकर एक कदम उसके और करीब आया। सिया सहमकर पीछे हटी। शौर्य भाई, मुझे आपसे डर लग रहा है। शौर्य ने नाम में सर हिलाया। डरने की ज़रूरत है सिया? अच्छा चलो छोड़ो, अब इनवाइट कर दिया ना तुमने मुझे, तो फिर जाओ यहाँ से। सब इंतज़ार कर रहे होंगे। लेकिन मुंह खोलने की हिम्मत भी मत करना, वरना तुम मेरा असली रूप देख ही चुकी हो। शौर्य ने ठंडे अंदाज में कहा। शौर्य से आज़ादी मिलते ही वो भागने लगी, मगर पैर में दर्द की टीस उठी। वो भूल चुकी थी कि उसके पाँव में मोच थी। बैलेंस बिगड़कर वो गिरने ही वाली थी कि शौर्य ने तेजी से आगे बढ़कर उसे बाजू से थाम लिया। संभाल कर, उसने सख्ती से कहा। फिर उसे सहारा देते हुए करीब पड़ी कुर्सी पर बिठा दिया। अच्छा तो कौन कौन आया है पार्टी में? शौर्य उसके करीब घुटनों के बल बैठे ऐसे अंदाज में पूछ रहा था जैसे सब कुछ नॉर्मल हो। सिया ने आंसू रोकते हिचकिचाहट से नाम गिनवाने शुरू कर दिए, मगर अचानक ही उसकी एक जोरदार चीख कमरे में गूंजी थी। शौर्य ने बगैर किसी रहम के उसके पाँव को झटका दिया था। चीख इस कदर तेज थी कि आर्यन, जो सिया के देर होने पर उसे बुलाने आया था, घबराकर अंदर भागा। सिया, क्या हुआ? सब ठीक है? सिया को रोता और कांपता देखकर उसने हैरानी और परेशानी से पूछा। लेकिन शौर्य ठंडे अंदाज में बोला, मैडम बर्थडे के जोश में इधर उधर दौड़ती फिर रही थी, सीढ़ियों से गिर गई हैं। सिया ने चुपचाप आंसू पोंछे। कुछ बोलने की हिम्मत न हुई। शौर्य उठकर खड़ा हुआ, हाथ पैंट की जेब में डाले, ठंडी निगाहों से उसे देखने लगा। आंसू साफ करो, चेहरा ठीक करके जाओ, तुम्हें देखकर सब परेशान हो जाएंगे। ये सेंटेंस मामूली नहीं था, एक इशारा, एक वार्निंग थी जो सिया बहुत अच्छे से समझ रही थी।
हाँ भाई ठीक कह रहे हैं, आर्यन ने भी सर हाँ में हिलाते हुए कहा। और तुम्हारे हाथ क्यों काँप रहे हैं सिया? आर्यन हैरान हुआ। लेकिन चोट तो पाँव पर लगी थी, शौर्य ने उसे अजीब सी नज़रों से देखते हुए कहा। तो वो जल्दी से कमरे से बाहर भाग गई। उसके पीछे पीछे आर्यन भी आया था। डाइनिंग रूम से बाहर आते ही उसके कदम और भी तेज हो गए थे। वो दरवाजे से अपने घर पहुंची। अंदर दाखिल होते ही एक लंबी सांस ली। बर्थडे की रंग बिरंगी सजावट, गुब्बारे और रोशनी, सब कुछ एकदम बेकार लगने लगा था उसे। दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई तो सिया ख्यालों की दुनिया से बाहर निकली। दिल धड़कने लगा था। कौन है? उसने डरते हुए पूछा। एक पल को लगा जैसे शौर्य आ गया हो, लेकिन अगले ही पल उसकी माँ की आवाज़ आई। उठ जाओ सिया, सुबह हो चुकी है। उसने गहरी सांस ली, जैसे जान में जान आई हो। बेड से उठकर फ्रेश होने वॉशरूम में चली गई, लेकिन चेहरे पर डर अभी भी बाकी था। ये तो रोज का रूटीन बन गया था। आधी रात को वो डर के मारे जाग जाती और फिर सुबह तक वापस नींद नहीं आती। हालांकि इस बात को पूरे 20 दिन गुजर चुके थे और इन 20 दिनों में बहुत कुछ बदल गया था। शौर्य की तेज निगाहों का सामना करना पड़ता और इसके अलावा एक और धमाका जो उसके सर पर हुआ था। इन 20 दिनों में शौर्य ने अपना रिश्ता उसके लिए भेज दिया था और इस रिश्ते के पीछे क्या मकसद था वो नहीं जानती थी। फ्रेश होने के बाद वो मंदिर में चली आई थी, जो घर में ही एक तरफ बना हुआ था। भगवान जी के सामने आते आते उसकी आंखों से आंसू खुद ब खुद बहने लगे थे। वो वहीं भगवान जी के चरणों में बैठते हुए रोते हुए भगवान जी से प्रार्थना करने लगी। उसके होठों से एक सिसकी निकली थी। हे भगवान जी, मुझे शौर्य से बचा ले, मैं मर जाऊंगी पर उनसे शादी नहीं करूंगी। वो यही शब्द दोहराती रही, यहाँ तक कि भगवान जी से प्रार्थना करते करते उसकी आंख भी लग गई और वो वहीं भगवान जी के चरणों में सो गई। कीमत बताओ, हाथ में लाइटर घुमाते शौर्य ने ठंडे शब्दों में पूछा। सामने बैठे दोनों लोगों के होंठ कांप रहे थे। कमरा हल्के अंधेरे में डूबा हुआ था। सिर्फ मेज पर रखी सुनहरी लैंप की रोशनी उसके चेहरे के एक हिस्से पर पड़ रही थी। काली हुड्डी पहने, चेहरे पर मास्क, एक टांग दूसरे पर रखे वो अपनी टांग हिलाए जा रहा था। गिरे आंखों में एक बहसी सी चमक थी। उंगली में पहना प्लेटिनम रिंग का छल्ला बार बार उंगलियों में घुमा रहा था। एसार, तुम शायद अपने होश में नहीं हो या फिर प्रताप भाई को नहीं जानते, एक आदमी ने उसे डराने के अंदाज में कहा। कौन प्रताप? वो धीरे से हंस पड़ा। मैं सिर्फ पैसे को जानता हूँ, जितना पैसा उतना काम। 5 करोड़ बहुत हैं, आदमी ने दांत पीसते हुए कहा। जब देने की औकात नहीं थी तो मुझसे कांटेक्ट क्यों किया? वो जोर से हंस पड़ा। वो दोनों आदमी गुस्से में उठकर खड़े हुए। तभी उन लोगों का फ़ोन बजा। जी बॉस, जितने पैसे मांगे दे दो, फ़ोन से आवाज़ आई। वो दोबारा कुर्सी पर बैठ गए। ठीक है, 5 करोड़ मंजूर। 5 नहीं, 10 करोड़, शौर्य ने नरम मगर गहरी आवाज़ में कहा। तुमने अभी 5 कहा था, वो चीखे। वो धीरे से उठा। मैं फ़कीरों के काम नहीं करता, तुमने मेरा बहुत वक्त ले लिया, इसीलिए कीमत डबल की थी। ये कहकर शौर्य जाने लगा। वो दोनों घबरा गए। ठीक है, 10 करोड़। वो हल्का सा मुस्कुराया। अब 10 नहीं, 15 करोड़। मेरा हर पल मेरे लिए बहुत कीमती है। अगर और बहस की तो कीमत और बढ़ेगी। एकदम से खामोशी छा गई। ठीक है, दांत पीसते हुए वो लोग मान गए थे। रकम अकाउंट में आते ही काम पूरा हो जाएगा। शौर्य ने फाइल बंद की और दरवाजे की ओर बढ़ गया। सुबह के 4 बज रहे थे। क्लब से बाहर निकलते हुए उसने गहरी सांस ली। फ़ोन पर कुछ मैसेज किया। ड्राइवर ने फ़ौरन गाड़ी आगे की ओर बढ़ा दी। घर पहुंचकर वो सीधा अपने कमरे में आ गया था। लैपटॉप ऑन किया, सारा डेटा एक सेफ मेल में अपलोड किया, फिर निगाह एक फ़ोल्डर पर जा ठहरी। उसने फ़ोल्डर स्क्रीन पर खोला। सिया की कल की सारी सरगर्मियां थीं। कीबोर्ड पर कुछ बटन दबाए और कुछ सेकंड के बाद स्क्रीन पर सिया के कमरे का लाइव मंजर सामने आ गया था। वो बेड पर नहीं थी। उसने बाहर के कैमरे की रिकॉर्डिंग चेक की, वो बाहर भी नहीं थी। और तभी सामने मंदिर में बने उसे सिया की पीठ दिखाई दी। उसने कैमरे को जूम किया, पलकें धीरे से झपकी, होंठों पर एक खतरनाक मुस्कुराहट फैल गई। वो जानता था उसके पास सब कुछ है, ताकत, दौलत, दुश्मन से लेकर दोस्त तक हर लड़की उस पर फिदा थी। पर उसकी निगाह ठहरी भी तो इस मासूम सिया पर। फिर एक दिन जब वो उससे डरने लगी, वो पल शौर्य के लिए एक फैसला करने वाला पल बन गया था। वो लैपटॉप बंद करके वहीं कुर्सी से टिक गया। मैं कभी अपना शिकार नहीं छोड़ता, फिर वो मासूम चिड़िया ही क्यों ना हो, वो बड़ी ही गहरी मुस्कुराहट से कहता आंखें बंद कर गया। वो यूनिवर्सिटी के 3rd पीरियड में बच्चों को पढ़ा रही थी जब उसका फ़ोन बजने लगा। वो बाहर निकली तो देखा स्क्रीन पर मम्मा लिखा है। हेलो मम्मा, सब खैरियत है ना? आराध्या, फ़ौरन घर आओ।
सिया को भी कॉलेज से पिक कर लेना, अभी इसी वक्त आओ। माँ की आवाज़ में घबराहट थी। पर मम्मा अभी क्लास चल रही है, 2 पीरियड अभी बाकी हैं। लेकिन तब तक दूसरी तरफ से फ़ोन कट कर दिया गया था। वो फौरन घर आई। रास्ते से सिया को भी कॉलेज से लेना था। पूरा रास्ता उसके दिमाग में सवालों का तूफान था। आखिर ऐसी क्या बात हो गई कि मम्मा ने यूँ घर बुला लिया। सिया को कॉलेज से पिक किया तो वो भी बेचैन हुई थी। वो दोनों घर पहुंची। जैसे ही गाड़ी पोर्च में रोकी, पोर्च में खड़ी एक और गाड़ी पर नजर पड़ी जिसमें नौकरानी तेजी से कुछ बैग रख रही थी। क्या हो रहा है मम्मा, कहाँ जा रहे हैं हम लोग? आराध्या ने हैरत से पूछा। हम नहीं, मैं और तुम्हारे पापा जा रहे हैं, तुम दोनों घर पर रहोगी। संजना जी ने छोटा सा जवाब दिया और सामान चेक करने लगी। पर कहाँ? सिया ने भी बेचैनी से पूछा। तुम्हारे नीरज अंकल का एक्सीडेंट हो गया है और तुम्हारी बुआ की हालत भी ठीक नहीं है, कुछ दिन दिल्ली में रुकना पड़ेगा। संजना जी के चेहरे पर फिक्र के भाव थे। पर मम्मा हमें भी साथ ले जाए ना, हम अकेले कैसे रहेंगे? सिया की आवाज़ में डर था। मेरी जान, तुम्हारी पढ़ाई का नुकसान होगा और आराध्या के इम्तिहान भी आने वाले हैं। नहीं मामा, मुझे डर लगता है। आप आराध्या को छोड़ जाएं, मैं आपके साथ चलती हूँ, सिया ने जिद्दी शब्दों में कहा। सिया ड्रामा मत करो, मैं तुम लोगों की फिक्र में नहीं रह सकती। मैंने पूजा से बात कर ली है, तुम दोनों उनके घर रहोगी जब तक हम वापस नहीं आ जाते। ये सुनकर दोनों बहनों के मुंह से एक साथ निकला था, नो ममा। अरे मैंने तो सोचा था कि तुम लोग खुश हो जाओगी। वहाँ शौर्य और आर्यन भी तो होंगे ना, वक्त अच्छा गुजरेगा तुम लोगों का। सिया और आराध्या दोनों के चेहरे का रंग उड़ गया। मामा प्लीज़ वहाँ मत भेजें, हम घर में ही रह लेंगे, आराध्या ने जल्दी से कहा। क्या बच्चों जैसी बातें कर रही हो तुम दोनों, मैं तुम दोनों को अकेला नहीं छोड़ सकती। और वैसे भी सिया, कुछ सालों में तुम्हें वहीं जाना है विदा होकर, तो अब इतना शोर क्यों? संजना जी की बात पर सिया का रंग एकदम सफ़ेद पड़ गया। वो खामोशी से वहाँ से पीछे हट गई। बहस मत करना आराध्या, उन्होंने अब आराध्या से कहा। नहीं मामा, मैं तो बस ये कह रही थी कि अब हम दोनों बड़े हो गए हैं, बच्चे नहीं हैं, हम लोग खुद ही रह लेंगे अकेले, आराध्या ने कमज़ोर सी आवाज़ में कहा। नहीं, बस फैसला हो चुका है, संजना जी ने हुक्म देते अंदाज में कहा। कुछ घंटे के बाद ही उनके माँ बाप दिल्ली के लिए निकल चुके थे, जबकि आराध्या और सिया हैरत में खड़े गाड़ी को दूर जाता देख रही थीं। थोड़ी ही देर में उनके घर पूजा आंटी मौजूद थीं। चलो बेटा, अपना ज़रूरी सामान ले आओ, मैं गेस्ट रूम सेट करवा रही हूँ। गेस्ट रूम? आंटी हम तो दीवार की इसी पार तो हैं, यही ठीक है, आराध्या ने जल्दी से कहा। मगर पूजा जी ने फौरन बात काट दी। मैं तुम दोनों को अकेला नहीं छोड़ सकती, जल्दी से जाओ, जल्दी से तैयार होकर आओ, तुम्हारे लिए कमरा तैयार करवा रही हूँ। आराध्या और सिया मजबूरी से सर झुकाए अपने बैग उठाकर बराबर वाले घर में चले गए। ये तो भगवान की कृपा थी कि उस वक्त शौर्य और आर्यन दोनों ही घर पर नहीं थे। मगर जैसे ही वो गेस्ट रूम में दाखिल हुए, एक पल को सिया की सांस रुक गई। वही कमरा, वही जगह, जहाँ की एक भयानक याद अभी भी उसे रातों को जगाती थी। दुपट्टे के कोने को मुट्ठी में दबाए वो बेचैन सी हो गई। सिया तुम ठीक हो? आराध्या ने उसके करीब आकर पूछा। हाँ, बस थोड़ी सी घबराहट हो रही थी, कहते हुए वो जल्दी से वॉशरूम में चली गई। वॉशरूम के अंदर बाथटब देखकर उसका दिमाग फिर उसी रात की तरफ दौड़ रहा था। बर्थडे पार्टी वाली रात वो कितना कोशिश कर रही थी कि मम्मी पापा को सब बता दे, मगर उस डर ने उसके होंठ सी दिए थे। मम्मी पापा प्लीज़, एक ज़रूरी बात है, मेरे साथ रूम में चलें। यहीं बता दो सिया, अभी बहुत बिजी हूँ, संजना जी ने जल्दबाजी में कहा। नहीं मामा, वो अभी ये कह ही रही थी कि शौर्य वहाँ पर आ गया। इतनी बड़ी हो गई हो, फिर भी तुम्हारे ड्रामे ख़त्म नहीं होते, उसने नरम अंदाज में कहा था, मगर निगाहें किसी चील की तरह उस पर जमी हुई थीं। जबकि संजना जी और अमित जी हंस पड़े थे। बाहर लॉन में जाते उसके कदम कांपने लगे। देखो सिया, तुम्हारे माँ बाप मुझे बहुत प्यारे हैं, लेकिन अगर तुमने उन्हें कुछ भी बताया या वो रास्ते में आए तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ, समझी तुम? शौर्य ने ठंडी आवाज़ में धमकी दी थी। क्या मतलब? सिया ने थूक निगला। तुम समझ गई हो जो मैं कहना चाहता हूँ, कहते हुए शौर्य जा चुका था, मगर सिया पत्थर हो गई थी। उस रात वो मम्मी के सामने रोती रही मगर कुछ भी नहीं बोली। फिर अचानक एक ख्याल बिजली की तरह आया था। शौर्य अपने माँ बाप को कुछ नहीं करेगा, अगर वो पूजा आंटी को सब बता दे तो शायद। इसी उम्मीद पर उसने फ़ौरन पूजा आंटी का नंबर मिलाया, मगर फ़ोन बंद जा रहा था। फिर उसने लैंडलाइन पर कॉल की। कई घंटे के बाद नौकरानी ने फ़ोन उठाया। मैं सिया बोल रही हूँ, आंटी घर पर है? नौकरानी ने सिया की बात सुनते लैपटॉप लिए बैठे शौर्य को देखा। शौर्य ने आईब्रो उचकाई तो नौकरानी ने इशारे से बताया कि फ़ोन पर सिया है और पूजा आंटी के बारे में पूछ रही थी। ये लड़की नहीं सुधर सकती, वो धीरे से बोला।
सिया मैडम, मालकिन घर पर ही हैं, आप आ जाएं, नौकरानी ने शौर्य के कहने पर कहा। ये सुनते ही उसने कॉल बंद की और 2 मिनट में तैयार होकर बराबर वाले घर पहुंची। नौकरानी लॉन्ज में थी। उसने हाथ के इशारे से गेस्ट रूम की तरफ इशारा किया कि बड़ी मालकिन वहीं पर है। ओके, सिया ने मुस्कुराकर कहा और जल्दी से गेस्ट रूम का दरवाज़ा खोला। लेकिन कमरा बिल्कुल खाली पड़ा था। आंटी, आंटी आप कहाँ हैं? वो आगे बढ़ी थी कि पीछे से दरवाजे के बंद होने की आवाज़ पर चौंक कर पलटी तो दिल उछलकर गले में आ गया। दरवाजे से टेक लगा शौर्य खड़ा था। निगाहों में ढेरों सुकून था और उसके जिस्म से मानो जान निकल गई थी। आप यहाँ? मैं तो वो समझ न पाई कि क्या बोले। शौर्य दिलचस्पी से उसके बदलते रंग देख रहा था। मैं आंटी, वो टूटे फूटे शब्द बोल रही थी और उस वक्त को कोस रही थी जब यहाँ आने का उसने फैसला किया था। तुम लातों की भूत हो, बातों से नहीं मानोगी। मामा से क्या बात करने आई थी? शौर्य ने सुकून से पूछते कदम सिया की तरफ बढ़ाए थे। आप गलत समझ रहे हैं शौर्य भाई, मैं तो दूसरी बात करने आई थी, सिया ने घबराते हुए कहा। कहो, क्या बात करनी थी वैसे? शौर्य ने चौंकने के अंदाज में होठों को गोल किया। वो मुझे कुछ ज़रूरी बात करनी थी। पीछे कदम लेते सिया ने माथे पर आया पसीना साफ किया। और वो ज़रूरी बात क्या थी? शौर्य ने एक कदम उसकी ओर और बढ़ाया तो सिया को पीछे होने की जगह न मिली। नज़र कमरे से लगे वॉशरूम की तरफ गई तो जान बचाने के लिए वो जल्दी से वॉशरूम की तरफ भागी, लेकिन बदकिस्मती से वॉशरूम का लॉक ख़राब था। शिट, बड़बड़ाते हुए वो रो देने को थी जब शौर्य ने वॉशरूम का दरवाज़ा खोला। सॉरी, मुझे तो कुछ भी याद नहीं, मैं तो सब कुछ भूल गई हूँ। मेरा दिमाग बहुत कमज़ोर है। 2 दिन की बात ही मैं भूल जाती हूँ। मैं सब कुछ भूल चुकी हूँ सच्ची। मैं तो वो बस मार्केट में कपड़ों पर सेल लगी थी, उसी की बात करने आई थी आंटी से। सिया ने उसे यकीन दिलाना चाहा। शौर्या ने पल भर के लिए रुकते हुए उसे गहरी नज़रों से देखा। उसकी साफ और बेरंग दुनिया में सिया का सहमा हुआ चेहरा सबसे हसीन था। वो डरते हुए भी बहुत हसीन लगती थी। अगर यही बात थी तो तुम्हें भागना नहीं चाहिए था, शौर्य ने सीने पर हाथ बांधते अफसोस से कहा। सिया की निगाह अचानक ही कमांड पर गई। इमरजेंसी थी, कहते हुए सिया ने जोर से आंखें बंद कर ली थी। शर्मिंदगी से चेहरा लाल हुआ था। रियली? शौर्य ने दांत पीसते हुए पूछा और सिया का बाजू पकड़ते वॉशरूम के अगले पार्टीशन में ले आया जहां बाथटब था। पागल हो गए हैं, छोड़े मुझे, वरना मैं आंटी को सब बताऊंगी। वो उसकी धमकी को नज़रअंदाज करता उसे बाथटब में धक्का दे गया और फिर अगले ही पल उसने बाथटब के तीनों नल खोल दिए। पानी तेजी से बाथटब में भरने लगा था। छोड़े मुझे, पानी बंद करे, मुझे डर। सिया ने इतना ही कहा था जब शौर्य गुस्से से दहाड़ा। बिल्कुल चुप। वो पल भर में सहम कर रोने लगी थी। पीछे होते बाथटब से निकलने लगी जब शौर्य ने उसे वापस टांग से पानी में खींचा। सिया के बाजू पकड़ते झटके से उसको बाथटब में गिराते उसके कंधे पर जोर दिया कि पानी के अंदर से सिया के मुंह से छोटे छोटे बुलबुले से निकलने लगे। वो खुद को छुड़ाते हुए झटपटाने लगी। शौर्य ने चंद सेकंड के बाद ही उसे पानी से बाहर निकाला। सिया तेज तेज सांसें लेने लगी। इससे पहले कि उसकी सांसें पूरी तरह बहाल होती, शौर्य वापस बाथटब में उसे कर चुका था। कुछ पलों के बाद वापस निकाला तो वो पहले से ज़्यादा डरी हुई और बेहाल होती शौर्य के बाजू से चिपट गई। शौर्य कई पल उस नाजुक भीगे वजूद को अपने बाजू से लगे देखता रहा, जो पूरी शिद्दत से कांपते हुए शौर्य का बाजू पकड़े हुए थी। मैंने तुम्हारे साथ बहुत नरमी कर ली, तुम्हें बहुत मोहलत दी, पर तुमने मेरी बात को संजीदगी से नहीं लिया। तुम मुझे अभी अच्छे से जानती नहीं हो सिया, वरना कोई भी उल्टी हरकत करने से पहले 10 बार सोचती। तुम्हें सच में लगता है कि तुम मुझे एक्सपोज कर सकती हो? किसको बताओगी? कोई भी तुम्हारा यकीन नहीं करेगा। कोई सबूत है तुम्हारे पास? शौर्य के सवाल पर उसने जोर से आंखें बंद की, लेकिन बाजू को अभी तक नहीं छोड़ा था। तुम पर न जाने क्यों मुझे रहम आ जाता है, वरना अपने रास्ते में आने वाले लोगों को मैं चींटियों की तरह साफ कर देता हूँ। अगले पल ही उसे अपने बाजू पर सिया की पकड़ ढीली महसूस हुई। वो फिसलकर पानी में गिरने ही लगी कि शौर्य ने उसे थाम लिया था। वो बेहोश हो चुकी थी। शौर्य एक पल के लिए घबराया। उसने जल्दी से उसे बाजुओं में उठाया और बाहर कमरे में लाता बेड पर लिटाया। उसके चेहरे पर चिपकी गीले बालों की लट को चेहरे से हटाया। मुझे यकीन है तुम दोबारा ऐसी कोई बेकार की हरकत नहीं करोगी। उसके मासूम से चेहरे को देखते हुए वो धीरे से बड़बड़ाया। उसने नौकरानी को अंदर बुलाया। इसके कपड़े चेंज करो, कहने के साथ ही वो कमरे से बाहर निकल गया। वो आंखें बंद किए खड़ी थी। उसे कुछ दिन पहले वाला ये मंजर याद आया था। आज वो फिर से उसी गेस्ट रूम में मौजूद थी जहां उसकी सबसे डरावनी याद
जहाँ उसकी सबसे डरावनी यादें जुड़ी हुई थीं। सो गई क्या बाथरूम में जाकर? आराध्या के पुकारने पर वो होश में लौटी और फौरन वॉश बेसिन पर नल बंद करते चेहरा तौलिया से सुखाया और बाहर आ गई, जबकि आराध्या ने उसे गहरी नज़रों से देखा था। आर यू ओके सिया? तुम ठीक तो हो ना? हाँ हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वो नज़रें चुराते हुए जल्दी से बेड की तरफ बढ़ गई थी। आराध्या लॉन की नरम हरी घास पर किताब थामे धीरे धीरे चल रही थी जब गेट के करीब गाड़ी के हॉर्न से उसके कदमों को ठहरा दिया था। वो एकदम चौंक उठी और नज़रें गेट की तरफ उठाई तो देखा कि आर्यन की कार थी। दिल के किसी कोने में घबराहट ने सर उठाया। उसने किताब को सीने से लगाया और जल्दी से पीछे की ओर बगीचे की तरफ दौड़ गई। कुछ देर उसने इधर उधर नज़र दौड़ाई। जब सुकून हो गया कि आर्यन अंदर जा चुका होगा तो गहरी सांस ली। भगवान जी, ये मुसीबत हर वक्त बेमौसम बारिश की तरह आ टपकती है। सफ़ेद मेंढक होठों में बड़बड़ाती वो पलटी, मगर अगले ही पल उसकी चीख खबा में गूंजी थी। आर्यन ठीक उसके सामने खड़ा था। अरे अरे, इतना डर क्यों गई? मैं कोई भूत थोड़ी हूँ कि आप मेरे डर से छिपती फिरें। वो शरारत से मुस्कुराते बोला। आराध्या का चेहरा लाल हुआ। शायद उसकी बड़बड़ाहट आर्यन ने सुन ली थी। तुम अचानक यहाँ आ गए? मुझे तो पता ही नहीं था कि तुम वापस आ गए हो। वो खुद को नॉर्मल जाहिर करने लगी। आर्यन ने दोनों बाजू सीने पर बांधे। मुझे देखते ही आप यहाँ पर भाग आईं और अब अनजान बन रही हैं। आर्यन ने आंखें छोटी की और एक कदम आगे बढ़ाया। बेकार की बातें मत करो आर्यन, मैं क्यों भागूंगी? वो नज़र चुराते हुए पीछे हटी। चौकीदार ने बताया है, वो बेचारा झूठ क्यों बोलेगा? आर्यन ने बनावटी हैरत से पूछा। बदतमीज, झूठा चौकीदार, उसका तो मैं सर तोड़ूंगी। वो गुस्से से बोली और आर्यन के पास से निकलने लगी, मगर आर्यन ने कदम बढ़ाकर उसका रास्ता रोक लिया। सच बताएं, डर रही थी ना मुझसे आप? नरमी से सवाल पूछा। आर्यन, ये क्या बदतमीजी है? रास्ता छोड़ो मेरा। घबराहट छुपाते हुए वो मजबूत शब्दों में बोली। इस वक्त तो घर पर सब लोग मौजूद थे। उसे डरने की जरूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी वो डर रही थी। सिर्फ ये जानना चाहता हूँ, क्या सच में मुझसे डरती हो? उसका अंदाज अब शरारत से संजीदगी में बदल चुका था। नहीं तो मैं क्यों डरूंगी? तुम तो मुझसे छोटे हो। आराध्या के शब्दों में झिझक थी, मगर ये छोटे होने का ताना उसको बहुत बुरा लगा था। छोटा सिर्फ एज में हूँ, बाकी हर तरह से आपसे बड़ा हूँ, समझी? वो धीरे से बोला, मगर जवाब में आराध्या ने नजरें चुरा ली और आगे की ओर बढ़ने लगी कि तभी आर्यन ने उसकी कलाई थाम ली। मुझे इतनी आसानी से नज़रअंदाज नहीं कर सकती आप। लेकिन उसकी यह हरकत पर आराध्या एकदम से कांप उठी थी। अगले ही पल थप्पड़ की आवाज़ ने सब खामोश कर दिया। आराध्या का हाथ आर्यन के चेहरे पर पड़ा। हाँ, मैं डरती नहीं हूँ तुमसे। सुना तुमने आर्यन, तुम मुझसे छोटे हो, उम्र में, सोच में, हर चीज़ में। वो तेजी से बोली और फिर बिना रुके वहाँ से भाग गई। आर्यन कुछ पल खामोश खड़ा रहा। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। फिर धीरे से उसके दिल को कुछ हुआ। आंखें बंद किए। वो सदमे में था। सदमा थप्पड़ लगने का नहीं था, उस जुमले का था जो वो बोल कर गई थी। वो धीरे से करीब रखी कुर्सी पर बैठ गया। सिगरेट निकाली, मगर सुलगाए बगैर हाथ में दबाए रखा। आराध्या अपने कमरे में पहुंचते ही दरवाजा बंद कर चुकी थी। दिल तेजी से धड़क रहा था। ये क्या कर दिया मैंने? वो धम से बेड पर बैठी। अगर आर्यन ने कुछ उल्टा कर दिया तो? अभी वो खुद को संभाल रही थी कि दरवाजा खुलने पर सर उठाया सिया अंदर आई थी। क्या हुआ दीदी? चेहरा इतना लाल क्यों हो रहा है? कुछ नहीं, बस एग्जाम करीब है इसलिए थोड़ी परेशान थी। वो नजरें चुराते बोली। पर आपके हाथ क्यों कांप रहे हैं? सिया ने उसका हाथ थाम कर पूछा, मगर आराध्या ने बात बदल दी। छोड़ो ये सब, जाओ, आंटी को मदद चाहिए होगी किचन में। सिया कंधे उचकाती हुई बाहर निकल गई। शाम हुई तो दरवाजा खुला। सुनील जी और शौर्य अंदर दाखिल हुए थे। सिया, आराध्या पूजा जी के साथ लॉन्ज में बाहर ही बैठी हुई थी और बातें कर रही थीं। अरे वाह, आज तो घर में काफ़ी चहल पहल है। सुनील जी ने मुस्कुराकर दोनों के सर पर हाथ रखा। शौर्य ने बस एक छोटी सी नज़र उन लोगों पर डाली, फिर अपने कमरे में बढ़ गया। ममा, कमरे में चाय भिजवा दें। कमरे के करीब पहुंचकर शौर्य ने अपनी माँ को कहा। ये इतने खड़ूस क्यों हैं? आराध्या ने मुंह बनाते सिया से पूछा, जिसके चेहरे का रंग सफ़ेद पड़ चुका था। कमरे में पहुंचकर वो सोफे पर बैठा था कि गर्दन को पीछे झटका और एक सिगरेट निकाली। धुआं धीरे धीरे कमरे में फैलने लगा था कि तभी उसका फ़ोन बज उठा। ओके करके कान से लगाया। तुम्हें पता है, नैतिक वाले केस में जिस बंदे को मारा गया था, वो बंदा बेकसूर था। ये शब्द जैसे कानों में बिजली बनकर गिरे थे। वो पल भर के लिए सन्न हो गया, फिर सिगरेट की जलती राख को उंगलियों के बीच मसल दिया। तभी दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। शौर्य भाई, आंटी कह रही हैं लॉन में आ जाएं, सब साथ में चाय पियेंगे। दरवाजे पर आराध्या खड़ी थी।
अभी नहीं, थका हुआ हूँ, तुम लोग एंजॉय करो। शौर्य ने आंखें बंद कर लीं, जबकि आराध्या ने हल्का सा मुंह टेढ़ा किया और दरवाजे को घूरती वहां से चली गई। लॉन में सब लोग थे सिवाय शौर्य के। शौर्य गिलास बोल के पीछे खड़ा बाहर देख रहा था, एक हाथ में चाय का कप, दूसरे में सिगरेट। निगाहें ठहरी तो सीधी आराध्या पर जाकर ठहर गईं और उसी पर उसके दिमाग में एक और बात गूंजी थी जो उसे फ़ोन पर बताई गई थी। अमित साहब की बड़ी बेटी आराध्या खतरे में है, इस वक्त वही टारगेट पर है। उसने चाय का कप मेज पर रखा और सिया, उसके दिमाग में पहली फिक्र सिया की आई थी। उसे भी खतरा हो सकता है, मगर अभी सिर्फ आराध्या निशाने पर है। शौर्या ने गहरी सांस ली। आराध्या पर खास नज़र रखो, उसे जरा सा भी नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। शौर्या के हुक्म पर सामने वाले ने यस कहा। लॉन से आती सिया की खनकदार हंसी की आवाज़ ने उसका ध्यान अपनी ओर खींचा था। आर्यन भाई, तुम तो अच्छे खासे होशियार और फनी हो। सिया की आवाज़ ने माहौल में हल्की सी हरकत पैदा की। शौर्य की निगाहें उसके वजूद पर ठहर सी गईं। वो उस लड़की से मोहब्बत नहीं करता था, मगर न जाने कब वो उसके हवासों पर सवार होती चली जा रही थी। कई बार कोशिश की थी कि उसके ख्यालों को दिमाग से झटक दे। उस दिन जब उसने सिया का सर पानी में दबाया था, वो पल शायद हमेशा के लिए उसके दिमाग पर नक्श हो गया था। उसके बाद सिया कई हफ्तों तक घर नहीं आई थी। उसे यकीन था वो गलती से भी अब कोई गलती नहीं करेगी। और फिर अचानक उसे खबर मिली, अमित अंकल की बेटी सिया के लिए एक रिश्ता आया है। शौर्य कुछ पलों तक कुछ बोल ही नहीं पाया था। अपनी जगह पर वो सन्न सा रह गया था, क्योंकि वो अच्छे से जानता था ये सिर्फ रिश्ता नहीं था, जैसे कोई प्लान था, एक जाल जो बहुत चालाकी से बिछाया गया था। पापा, क्या अमित अंकल वाकई ये रिश्ता तय करने वाले हैं? उसने बेचैनी से सवाल किया। सुनील जी ने सुकून से चश्मा उतारकर उसे देखा। बिल्कुल, इरादा तो यही है। लड़का पढ़े लिखे घराने का है, खुद पढ़ा लिखा है, और अगले महीने प्रमोशन की भी बात चल रही है उसकी। हालांकि अमित कह रहा था कि पहले बड़ी बेटी आराध्या के बारे में सोचेंगे, लेकिन लड़के वाले जिद पर अड़े हुए हैं कि शादी ना सही मंगनी ही कर दें। शौर्या ने सख्ती से अपनी मुट्ठियां भींच लीं और दांत पीसे। पापा, मुझे सिया पसंद है। ये बात उसके लिए भी हैरानी भरी थी। सुनील जी ने भी चौंक कर उसे देखा। तुम्हारा दिमाग ठीक है? सिया तुमसे बहुत छोटी है, तुमसे पूरे 10 साल छोटी। तो क्या हुआ पापा? वो आदमी भी तो मेरी ही उम्र का है जिससे उसका रिश्ता करने जा रहे हैं अंकल। शौर्य का अंदाज मजबूत था। और जहाँ तक बात है एहसासों की, तो सिया भी मुझे चाहती है। आप बस उसका रिश्ता मांग लें। सुनील जी हंस पड़े। उसने तुम्हें भाई कहना छोड़ दिया? ये सवाल नहीं, तंज था, क्योंकि वो उससे पूरे 10 साल बड़ा था, तो वो बचपन से ही उसे भाई कहकर बुलाया करती थी। जबकि शौर्य के चेहरे पर नाराजगी उभर आई। बगैर कुछ कहे वो कमरे से बाहर निकल गया। अगले दिन वो सिया के कॉलेज के बाहर खड़ा था। घंटी बजी, लड़कियां निकलती जा रही थीं। सिया ने जैसे ही शौर्य को देखा, उसके चेहरे की हवाइयाँ उड़ी। वो किताब चेहरे के सामने लाती तेजी से पिछली गली में मुड़ गई। शौर्य के होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। पिछली गली सुनसान थी। वो जो पीछे देखती आगे की ओर भाग रही थी, अचानक किसी सख्त वजूद से टकराकर नीचे गिरी। हे भगवान जी, मेरा सर! वो सर हाथ से सहलाती बोली। निगाह ऊपर उठाई तो सामने शौर्य खड़ा था। खुद पर काबू रखो सिया, डरना नहीं, कुछ नहीं होगा। वो खुद को हिम्मत देती धीरे से बड़बड़ाई थी, मगर दिल की धड़कन बेकाबू थी। क्या मैं तुम्हें बेवकूफ़ लगता हूँ? शौर्य ने ठंडे शब्दों में कहा। नहीं, बस वो मैं तो सब कुछ भूल गई हूँ। जो देखा, जो हुआ, कसम से कुछ भी याद नहीं। वो जल्दी से घबरा कर बोली। शौर्य ने उसकी बात काटते हुए हाथ बढ़ाया, मगर हाथ मट्टी से सना हुआ था। शौर्य ने झटक कर हाथ पीछे किया। कितनी गंदी आदत है तुम्हारी। अपने हाथ से गंदी मिट्टी झाड़ते वो गुस्से से बोला। वो जो रोने को थी एकदम से हंस पड़ी। मजाक था शौर्य भाई, आप तो सीरियस हो गए। मैं तो बस हमारे बिगड़े रिश्ते सुधारने की कोशिश कर रही थी। आपने तो मुझे सब भुला दिया है, और जो कुछ हुआ वो खुद भी भूल जाए ना, कि न मैंने कुछ देखा न आपने कुछ किया। उसके बाद पर शौर्य ने उसे गुस्से से घूरा। शायद वो पिछली मुलाकात भूल गई थी। शौर्य पल भर को रुका, फिर सिया के खड़े होते ही उसके दुपट्टे से अपना हाथ साफ किया, जबकि सिया का मुंह खुला का खुला रह गया। मेरे साथ चलो। उसके शब्दों में कोई नरमी, कोई गुंजाइश न थी। नहीं, मैं चली जाऊंगी, मैंने कैब बुक कर ली है। वो वापस से दूसरी ओर मुड़ने लगी कि वो उसे बाजू से पकड़ कर गाड़ी तक लाया। तुम बहुत टेढ़ी लड़की हो, तुम्हें सीधा करना बहुत ज़रूरी है। उसे गाड़ी में बिठाते हुए शौर्य ने उसे गुस्से से घूर कर देखा। आप कहाँ ले जा रहे हैं मुझे?
मैं वादा करती हूँ किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। सिया फिर से घबराहट का शिकार हुई थी, पर शौर्य ने उसे जबरदस्ती गाड़ी में बिठा दिया था। गाड़ी कुछ आगे बढ़ी तो कांपते होठों में वो बड़बड़ाते हुए कुछ पढ़ने लगी। शायद भगवान जी से प्रार्थना कर रही थी कि हे भगवान, उसे उस इंसान से बचा ले। मैं तुम्हारा कौन हूँ? शौर्य ने एक सुनसान सी जगह पर गाड़ी रोकी और बड़े ही सुकून से पूछा। उसका ये अचानक सवाल सुनकर वो उलझ गई। आप तो मेरे भाई हैं, सिया ने एकदम कहा। गलत। शौर्य झुककर बोला, मैं तुम्हारा भाई नहीं हूँ, तुम्हारा पड़ोसी हूँ। तो कहाँ से तुम्हारा भाई हो गया? सिर्फ शौर्य कहो ना। नहीं शौर्य भाई, ये तो बदतमीजी होगी, आप इतने बड़े हैं मुझसे। वो एकदम परेशानी से बोली। तुम अब तक कितनी तमीज से बात करती आई हो मेरे साथ? शौर्य के उल्टे सवाल पर वो निगाह चुरा गई। कहो शौर्य, शौर्य ने फिर से कहा। शौर्य, सिया ने मुश्किल से कहा। शौर्य ने सुकून से गाड़ी स्टार्ट की। अब एक बात कान खोल कर सुन लो, अगर मेरे पापा तुम्हारे घर रिश्ता मांगने आए तो इनकार नहीं करोगी। मैं कह चुका हूँ कि तुम भी मुझे पसंद करती हो, तुम्हें यही कहना है? वो जितना सुकून से कह रहा था उतनी ही तेजी से सिया के ऊपर जैसे कोई बमबारी हो रही थी। सिया के चेहरे की हवाइयाँ उड़ी। लेकिन मैं तो आपको पसंद नहीं करती शौर्य भाई, वो फौरन बोली। शौर्य सिया के करीब हुआ। सिया दरवाजे से जाकर चिपक गई। डैशबोर्ड खोला और पिस्तौल निकालकर सामने डैशबोर्ड पर रख दी। अब क्या ख्याल है? शौर्य ने भव्य उचकाते हुए पूछा। सिया की जबान तालू से चिपक गई, आंखों के किनारे भीगने लगे। ये तो जुल्म है, सिया ने धीमे शब्दों में दोहाई लगाई। हाँ, मगर अभी जुल्म शुरू भी नहीं हुआ। अब कहो, मैं आपको पसंद करती हूँ। शौर्य की फरमाइश पर सिया को समझ में न आया कि वो परेशान हो या हैरान, और फिर अचानक ही वो रो पड़ी। मैं नहीं कहूँगी, वो ना में सर हिलाने लगी। तो फिर शायद तुम्हें जिंदा रहने का शौक नहीं। शौर्य के हाथ डैशबोर्ड की तरफ बढ़े थे जहाँ गन पड़ी थी। मैं तो मजाक कर रही थी, वो कहने के साथ ही जल्दी से अपने आंसू पोंछने लगी। शौर्य ने मुस्कुराकर हाथ वापस खींच लिया। तुम्हारी मजाक करने की आदत तुम्हें किसी दिन मरवा देगी। खैर हाँ, कह देना, वरना मजबूरन बेचारे अंकल आंटी को ही कहीं रास्ते से ना हटाना पड़े, और मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता। शौर्य ने बड़े ही सुकून से कहा था, जबकि वो उस जालिम पत्थर दिल खड़ूस इंसान को देखती रह गई। और फिर बहुत जल्दी ही शौर्य और सिया का रिश्ता तय हुआ, जिसमें सबके जानने में सिया की खुशी भी शामिल थी। रिश्ता तय हुए कुछ ही दिन हुए थे कि अमित जी के जीजा का एक्सीडेंट हुआ। दोनों पति पत्नी को इमरजेंसी में वहां जाना पड़ा और मजबूरन आराध्या और सिया को सुनील जी के घर में छोड़ना पड़ा। रात के खाने की मेज पर सब लोग मौजूद थे सिवाय आर्यन के। आराध्या तो आराम से खाना खा रही थी, मगर सिया के लिए एक निवाला भी गले से उतारना मुश्किल हो रहा था, क्योंकि सामने की कुर्सी पर शौर्य बैठा था। सिया, तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है? शौर्य के सवाल पर सबकी नज़रें सिया पर जम गईं, जिसका चम्मच प्लेट में रुक गया था। ठीक है, उसने छोटा सा जवाब दिया। उसने गलती से भी नज़रें ऊपर नहीं उठाई थीं। वैसे शौर्य भाई, आपके सामने कितनी चुप बैठी है, वरना ये तो एक पल को भी खामोश नहीं होती, आराध्या ने मुस्कुराते हुए कहा। जवाब में सिया ने नज़रें झुकाए हुए अपना पाँव आगे बढ़ाया और जोर से आराध्या के पाँव से टकराया था, मगर वो निशाना चूककर शौर्य के पाँव पर जा लगा। जबान तो बंद हो गई है, लेकिन पाँव अभी भी बहुत चलते हैं। शौर्य के बोलने पर सिया ने जल्दी से अपने पैरों की तरफ देखा, और अपने पैर शौर्य के पैर से टकराते देख वो बुरी तरह शर्मिंदा हुई और आंखें बंद कर लीं, जबकि आराध्या अपनी हंसी रोकने लगी। मम्मा, मुझे ज़रूरी काम से बाहर जाना है, सुबह तक लौटूंगा। शौर्य नैपकिन से हाथ साफ करता हुआ उठा और डाइनिंग रूम से बाहर निकल गया। खाने के बाद सब आराम के लिए अपने अपने कमरों में चले गए। आराध्या यूनिवर्सिटी की थकान से जल्दी ही सो गई, जबकि सिया का दिमाग एक ही सवाल में बुरी तरह उलझा हुआ था। शौर्य जैसे इंसान के साथ वो हरगिज़ ज़िंदगी नहीं गुजार सकती थी, मगर उसकी सच्चाई पर कोई क्यों यकीन करेगा? वो ये रिश्ता कैसे ख़त्म करती? क्या किसी के साथ भाग जाना इसका हल हो सकता था? एक पल को ये ख्याल उसके दिमाग से गुजरा। नहीं, मैं शौर्य की वजह से अपनी ज़िंदगी तबाह नहीं करूँगी, अपने माँ बाप की बदनामी नहीं करूँगी। मुझे कोई दूसरा रास्ता ढूंढना होगा। वो उठकर बेड पर बैठ गई। हर रात की तरह आज भी नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। अगर मैं शौर्य के खिलाफ कोई पक्का सबूत इकट्ठा करके पुलिस को दे दूं तो? वो गहरी सोच में डूबी लगातार जमीन को घूरने लगी, जैसे सारे सबूत तो वहीं पर बिखरे पड़े हों। मगर सबूत मिलेंगे कहाँ से? यकीनन उसी स्टडी रूम से। वहीं तो शौर्य अपने सारे खुफिया काम करता होगा। ये सोचते ही उसके पूरे बदन में सनसनी दौड़ गई। वो कुछ सोचकर खामोशी से कमरे से बाहर निकली।
पूरे घर में गहरा अंधेरा था। घड़ी रात के 2 बजा रही थी। उसे सुकून था कि शौर्य सुबह वापस आएगा। शायद भगवान जी ने उसे ये सुनहरा मौका दिया था। वो तेजी से स्टडी रूम की तरफ बढ़ने लगी, लेकिन उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि नीचे हॉल के कोने में घर की नौकरानी हैरत और उत्सुकता से उसकी ये हरकत देख रही थी, जबकि अंधेरे की वजह से सिया ने उस नौकरानी को नहीं देख पाया था। सिया के स्टडी रूम में दाखिल होते ही नौकरानी ने फौरन शौर्य के नंबर पर एक मैसेज भेज दिया। 15 सेकंड के बाद ही मैसेज पढ़ लिया गया था और कुछ ही पल के बाद नौकरानी को एक मैसेज मिला, स्टडी का दरवाज़ा बाहर से बंद कर दो। नौकरानी ने मैसेज पढ़ते ही धीरे से स्टडी रूम के करीब बढ़ी और बाहर से उसे ताला लगा दिया। बेवकूफ़ लड़की अब भी सुधरने का नाम नहीं ले रही। नौकरानी ने अफसोस से सर हिलाया और वापस अपनी जगह बैठ गई। बताओ काम कहाँ तक पहुँचा? क्लब के अंदर कदम रखते ही आर्यन ने ठंडे अंदाज में पूछा। इस वक्त उसका हुलिया बिल्कुल बदला हुआ था। वो काली जीन्स और काली ही जैकेट में था। उसके साथ एक और लड़का था, वो भी उसी की तरह कपड़ों में उसके साथ साथ चल रहा था। तुम्हें मालूम है ऐसे काम जल्दी नहीं होते, मगर हो जाते हैं। हमारे लिए कोई मुश्किल नहीं, वो सख्त नज़रों से कहता हुआ आगे बढ़ रहा था कि एक लड़की नखरे से चलती हुई उसके बाहों में आ गिरी। उस दूसरे लड़के की आंखों में फौरन से नागवारी झलकी, जबकि आर्यन भवे उचकाकर लड़की को देखने लगा। वो शायद नशे में थी। पीछे हटो। उस लड़के का अंदाज बर्फ की तरह ठंडा हो गया, जबकि आर्यन के होंठों पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। अरे यार, इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? क्या मैं तुम्हें अच्छी नहीं लग रही? लड़की नशे में आंखें बंद किए झूलती हुई बोली। तो इस इंसान ने झटके से उसे पीछे धकेल दिया। इडियट, सारे कपड़े खराब कर दिए मेरे। वो सिर झटकते हुए आगे बढ़ा और काउंटर के पास सामने कुर्सी पर बैठ गया। अरे यार, कितनी खूबसूरत लड़की थी। राहुल, आर्यन ने वार बॉय को इशारा करते हुए कहा। म्यूजिक पर पैर हिलाते हुए राहुल के माथे पर बल पड़े। मुझे घूरना बंद करो, तुम अकेले रह रहकर जलने कुड़ने लगे हो। मेरा ख्याल है तुम्हें। आर्यन अभी बात कर ही रहा था कि राहुल ने जोर से आर्यन के पैर पर ठोकर मारी। अरे जाहिल इंसान, मैं तो इसलिए कह रहा था कि कोई मासूम लड़की तो तुम्हारी इस थकी हालत पर कभी मरने नहीं वाली। तो जो मिल रही है उसे ही किस्मत समझो। इतने में वार बॉय ने उंगली से मेज पर दस्तक दी थी। उसकी उंगली के नीचे एक छोटी सी पर्ची रखी थी, जिस पर आर्यन ने वो पर्ची फौरन उठा ली और हुड्डी की जेब में डाली। तुम्हें क्या लगता है इस कागज में क्या होगा? अभी पहला टॉस भी पूरा नहीं हुआ, दूसरा कैसे होगा? इस बार राहुल परेशान दिखाई दे रहा था। उन्हें ये काम ज्वाइन किए 2 ही महीने हुए थे। पिछले महीने उन्हें प्रताप चौधरी के गेस्ट हाउस की खुफिया मालूमात हासिल करने का हुक्म दिया गया था। अब तक वो सिर्फ अपनी एक ट्रेंड की हुई लड़की चौधरी के गेस्ट हाउस में रखने में कामयाब हुए थे, मगर कोई भी ठोस सबूत हासिल नहीं कर पाए थे। शायद ये पहले काम के हवाले से कुछ कम ही आसान है, सावधानी से करने में वक्त लगेगा। आर्यन ने कंधे उचकाए। वो दोनों कुछ देर और बाहर रुके ताकि किसी को उन पर शक न हो और फिर क्लब से बाहर निकल आए। हम पूरी कोशिश करेंगे कि काम अच्छे से हो जाए, राहुल ने कहा। हाँ, मसला ये है कि हमें उस इंसान का पता भी तो नहीं जो हमसे ये काम करवा रहा है। पता नहीं कौन है यार, सिर्फ फ़ोन पर बात करता है। गाड़ी स्टार्ट करते हुए आर्यन बड़बड़ाया। कुछ देर के बाद गाड़ी एक छोटे से इलाके की गली में जाकर रुकी। वहाँ एक लोहे का बड़ा सा दरवाज़ा था। राहुल वो गेट खोलकर अंदर की तरफ बढ़ा था। अंदर आने को नहीं कहोगे? आर्यन ने मुंह बनाकर पूछा। नहीं, राहुल ने एकदम रूखा सा जवाब दिया और दरवाज़ा खोलकर अंदर जाते हुए आर्यन के मुंह पर बंद भी कर दिया। किस कदर बेमुरब्बत है ये इंसान। मैं इसे इतनी दूर तक यहाँ छोड़ने आया और आर्यन ने फिर से गाड़ी स्टार्ट की और वहाँ से चला गया। हे भगवान जी, मुझे आज कोई ऐसा सबूत मिल जाए कि शौर्य किसी सूरत बच न सके। वो सबसे पहले शौर्य की मेज की तरफ बढ़ती और तेजी से दरवाज़ा खोलकर देखने लगी। वो एक के बाद दूसरा दराज ढूंढ रही थी। अंदर से निकलने वाले कागजात को गौर से देखती जा रही थी। उसने दीवार की तरफ हाथ मारकर एलसीडी तलाश करने की कोशिश की। जो उस दिन यहाँ पर नजर आई थी उसे यकीन था वो उसका वहम नहीं था। कहीं वो दीवार के अंदर तो नहीं चली गई। वो सोचते हुए पूरी दीवार पर हाथ मारने लगी। भगवान जी, यहाँ कोई अजीब आवाज़ें आ रही हैं। दीवार के कुछ ऊपर ठक की आवाज़ महसूस करते वो नीचे झुकी कि तभी अचानक स्टडी रूम का दरवाज़ा खुल गया। उसकी आंखें हैरत से फैल गईं। वो फौरन ही एक बड़ी सी मेज के नीचे छुप गई, जहाँ इतनी जगह थी कि उस जैसी 2 लड़कियाँ आसानी से छुप सकती थीं। इस वक्त कौन आ गया? शौर्य तो बाहर है, पसीना पोंछते हुए अपने दिल में सोचा कि जब उसके कानों में एक ठंडी सी आवाज़ पड़ी, इसे ख़त्म कर दो।
इसे ख़त्म करके मामले को ही ख़त्म करो। पहले इसके पैर की उंगलियां काटो, फिर कान, फिर उसकी ज़बान भी, ताकि उसकी ज़बान किसी के सामने कुछ भी उगलने के लायक ना रहे। ये आइंदा मेरे मामलों में दखल अंदाजी ना कर सके, इसलिए इसकी आंखें भी निकाल दो। शौर्य की आवाज़ सुनकर सिया के गले में डर का एक गोला सा फंसा था। उसके हाथ बुरी तरह कांपने लगे। एक जासूस की इतनी खौफनाक मौत, वो भी तो जासूसी ही कर रही थी। शौर्य उसके साथ क्या करेगा? लेकिन ये वापस कैसे आ गया? वो जो शिद्दत से शौर्य के जाने की दुआएं मांग रही थी, उसे कुर्सी पर बैठता देखकर चुपके चुपके अब रोने लगी थी। वो थोड़ा पीछे हटी। शौर्य ऊपर कुर्सी पर बैठा था। उसके सामने शौर्य के जूते थे। बात करते करते शौर्य की टांग थोड़ी आगे बढ़ी तो सिया ने जोर से आंखें बंद कर लीं। इस पर शौर्य वहां से उठकर खड़ा हुआ। मेज के अगले किनारे पर आकर उसने उंगली से मेज बजाई थी। सिया को लगा उंगली की टक टक मौत की दस्तक है। मैं पेन ड्राइव तलाश कर रहा हूँ मगर नहीं मिल रही। शायद मेज के नीचे हो, मैं देखता हूँ। सीने पर हाथ बांधे वो ऐसे बात कर रहा था जैसे फ़ोन पर किसी से बात कर रहा हो। हालांकि उसकी चमकदार निगाहें मेज पर ही टिकी हुई थीं, जबकि सिया की जान तो होठों पर आई थी। अच्छा चलो ठीक है, पहले सेल्फ में जाकर देख लेता हूँ। वो जानबूझकर सेल्फ की तरफ बढ़ा था कि सिया मेज के नीचे से निकली और घुटनों के बल रेंगती हुई जल्दी जल्दी सोफे के पीछे जाने लगी। जब वो मिनी टेबल से टकराई और टेबल पर रखा बांस जमीन पर गिरा, कमरे की खामोश फिजा में एक जोर से आवाज़ हुई, होल्ड ऑन, मुझे लगता है कोई मेरी जासूसी कर रहा है। शौर्य ने किताब को छूते हुए अपनी मुस्कुराहट दबाई। अगले ही पल एक मासूम सी बिल्ली की आवाज़ उसके कानों में पड़ी, म्याऊं। मुस्कुराहट दबाते हुए बोला, अरे कैटी तुम। कैटी पूजा जी की छोटी सी बिल्ली थी जो शायद खिड़की से अंदर आ गई थी। और सिया ने सुकून की सांस लिया कि वो बच गई थी। ठीक है, मुझे पेन ड्राइव मिल गई है। फिलहाल मैं इसे तीसरी शेल्फ की हरी किताब के नीचे छुपा रहा हूँ। ये पेन ड्राइव बहुत ज़रूरी है। इसमें हमारे सारे काले धंधों का डेटा है। अगर ये पेन ड्राइव किसी के हाथ लग गई तो समझो हमारा खेल ख़त्म। हमें कोई नहीं बचा सकेगा। शौर्य ने तिरछी नज़रों से सोफे के पीछे छुपी सिया की तरफ देखते हुए कहा था, और फिर सेल्फ के पीछे से निकलकर कमरे के बाहर चला गया। दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ पर सिया ने सुकून की सांस ली, और जब शौर्य के जाने का यकीन हो गया तो सोफे के पीछे से निकलकर फौरन सेल्फ की तरफ भागी। बेवकूफ़, खुद अपने सारे सबूत मेरे हवाले कर गया, अब नहीं बचेगा। सिया ये कहते हुए तेज़ी से सेल्फ की तरफ बढ़ी थी। तीसरे सेल्फ की हरी किताब। वो तेज़ी से कहती हुई किताब तलाश करने लगी, पर तीसरे सेल्फ के पास आते ही दिल धक से रह गया। यहाँ तो इतनी सारी हरी किताबें हैं। एक पल के लिए उसका सर चकरा गया। अब क्या करूँ? उसके माथे पर बल पड़ा। वो इतनी मगन थी कि उसे अपने पीछे किसी की मौजूदगी का एहसास ही नहीं हुआ। तुम तीसरी नहीं बल्कि दूसरे सेल्फ में तलाश कर रही हो। अपने पीछे से आवाज़ सुनकर सिया बुरी तरह चौंकी। अरे हाँ, कितनी बेवकूफ़ हूँ मैं, थैंक्स। पीछे से आने वाली आवाज़ को थैंक्स कहते वो तीसरे सेल्फ की तरफ बढ़ी और फ़ौरन ही एक हरी किताब उठाई जिसके नीचे एक छोटी सी पेन ड्राइव रखी हुई थी। उस पेन ड्राइव को उठाते ही अचानक उसका दिमाग जागा था और पूरा बदन जैसे डर के मारे जम सा गया। जोर से अपनी आंखें बंद कर लीं, दिल बुरी तरह धड़कने लगा। वो बेजान होती टांगों से पीछे पलटी तो शौर्य पहले सेल्फ से टेक लगाए हाथ में नोकदार चाकू पकड़े उसकी धार चेक कर रहा था। शौर्य प्लीज इसे अंदर रख दो, मेरा दिल वैसे ही बाहर आ जाएगा बिना चाकू के ही। शौर्य के हाथ में चाकू देखकर वो रो देने को तैयार हुई थी, जबकि शौर्य ने चाकू से निगाहें हटाकर गौर से उसे देखा। कहाँ है तुम्हारा चुलबुला सा दिल? बाहर निकलकर भाग तो नहीं गया? बहुत ही जिद्दी दिल है तुम्हारा, मुझे तो नजर ही नहीं आ रहा। वो बहुत ही संजीदगी से बात कर रहा था। किसी आँख को उसके अंदाज पर डर महसूस होने लगा। तुम स्टडी रूम में क्या तलाश करने आई थी सिया? शौर्या ने अब कड़क अंदाज में पूछा। कुछ भी नहीं, सिया ने जल्दी से कहा। मैं सवाल बार बार नहीं दोहराऊंगा। ये कोई गार्डन तो नहीं जहाँ तुम रात के 2 बजे टहलने आई हो। मैं शौर्य भाई, मैं उसे घबराहट में कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। झूठ बोलने के लिए दिमाग का होश में होना जरूरी था, लेकिन इस वक्त उसका दिमाग बिल्कुल सुन्न हो चुका था। शक्ल से तो इंसान लगती हो, जबान बकरी वाली क्यों? अफसोस से कहते हुए वो सिया के बिल्कुल करीब आ गया कि वो दीवार से लगती डर से शौर्या को देखने लगी। चाकू। उसके इशारा करने पर शौर्या ने चाकू की तरफ देखा। हाँ, मुझे भी मालूम है कि ये चाकू है, लेकिन तुम इससे मत डरो। ये तो मैं उन लोगों पर इस्तेमाल करता हूँ जो मेरी जासूसी करते हैं, लेकिन तुमने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया है ना? शौर्य ने चाकू बंद करते हुए पूछा। तो सिया ने तेजी से सर ना में हिलाया। गुड गर्ल, मुझे तुमसे इसी बात की उम्मीद थी। अब बताओ, इतनी रात को मेरे स्टडी रूम में क्या कर रही थी?
दीवार पर दाएं बाएं हाथ टिकाए वो सिया पर झुका था। इस तरह की उसकी सांसों की सरसराहट सिया को अपने चेहरे पर महसूस हो रही थी। शौर्या की निगाहें सिया के माथे पर चमकते पसीने की नन्ही बूंदों पर पड़ी। ये आपका स्टडी रूम है? मुझे तो मालूम ही नहीं था। वो कुछ समझ न आने पर फौरन बोली तो शौर्य उसे घूर कर देखने लगा। तुम्हें सच में नहीं मालूम था? ये सवाल पूछते हुए वो थोड़ा सा और सिया के करीब हुआ तो वो जल्दी से आंखें बंद कर गई। सिया का यूं डर से कांपना उसे अंदर ही अंदर बड़ा सुकून दे रहा था और इस बात का अंदाजा सिया को बिल्कुल नहीं था। जी मैं समझी, ये अंकल का स्टडी रूम है। उन्होंने कहा था मुझसे कि अगर मैं बोर हूँ तो उनके स्टडी रूम से किताबें लेकर पढ़ सकूँ। उसने बड़ी जल्दी ही झूठ बोला था। किशोरी ने इम्प्रेस होने वाले अंदाज में सर हिलाया पर हाथ पीछे ना हटाए। आपको गलत फहमी हुई है शौर्य भाई, मैं आपकी जासूसी नहीं कर रही, कसम ले लें। वो आंखें बंद करते हुए एक ही सांस में बोली तो शौर्य से उसका सहमा हुआ चेहरा देखने लगा। मैं कुछ भी तो नहीं समझ रहा सिया, आंखें खोलो, शौर्य ने ठंडे शब्दों में कहा तो सिया ने फौरन आंखें खोल दी। सिया की रुक रुक कर आती सांसें देखकर वो एक गहरी सांस लेकर रह गया। प्लीज़ दूर हो जाए मुझसे, मेरा दम घुट रहा है। ये कहते हुए अब उसकी आंखों से आंसू भी बहने लगे थे और शौर्य का दिल मुट्ठी में बंद हुआ। इस लड़की का नशा न चाहते हुए भी थोड़ा थोड़ा शौर्य पर चढ़ने लगा था। वो नेचुरल तौर पर शरारती थी और वहीं शौर्य बहुत ही खामोश और संजीदा मिजाज का। ठीक है, वो उसके आंसू देखकर पीछे हुआ और अगले ही पल सिया ने मौका पाते ही दरवाजे की ओर दौड़ लगा दी। दरवाजे का हैंडल पकड़कर जोर से खींचा पर दरवाजे ने उसे धोखा दे दिया। कुछ पल के लिए शौर्य को कुछ समझ ही ना आया। यानी मगरमच्छ के आंसू, ये लड़की कभी नहीं सुधर सकती। उसकी हरकत पर शौर्य ने नाम में सर हिलाया और हाथ सीने पर बांध लिए, जबकि उधर सिया अपनी पूरी ताकत लगाते हुए दरवाजे के साथ जोर आजमाई करने लगी। अपनी एक टांग दरवाजे पर रखते पूरी ताकत से दरवाजे का हैंडल खींच रही थी। शौर्य ने गहरी सांस खींची और सोफे की तरफ बढ़ते टांग पर टांग रखते बैठ गया, जबकि उसकी निगाहें सिया पर जमी हुई थीं जो दरवाजे के हैंडल के साथ जंग करने में बिजी थी। फिर वो पूरी तरह परेशान होते पीछे घूमी तो शौर्य उसे बड़ी गहरी नज़रों से देख रहा था और उसका दिल दहल सा गया। आखिर ये हर बार उसके साथ ऐसा क्यों होता था? कुत्ते कमीने दरवाजे, उसने गुस्से से दरवाजे पर कोहनी मारी लेकिन फिर अपनी कोहनी ही रगड़ने लगी। मैं भाग नहीं रही थी। क्या आपको ऐसा लगा कि मैं भाग रही थी? खुद को संभालते सिया ने थूक निगलते पूछा, जबकि शौर्य ने सर ना में हिलाया। तुम भाग नहीं रही थी सिया, तुम तो दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश कर रही थी, शौर्य ने अफसोस से कहा। अच्छा अब ये बताओ यहाँ क्यों आई थी? वो घूम फिरकर वापस उसी सवाल पर आ गया। फिर वही मुर्गी की एक टांग, मैंने कहा ना मैं किताब लेने आई थी। कौन सी किताब? शौर्य ने अगला सवाल दागा। ये वाली। सिया ने जल्दी से बुक सेल्फ में रखी एक किताब उठाकर शौर्य के सामने की। शौर्य ने एक नज़र उस किताब को देखा। अच्छा, तो इस किताब को तुम पढ़ चुकी हो? तो सिया फौरन सर हाँ में हिलाने लगी। उसने अब तक किताब का नाम नहीं देखा था। मैं ये किताब 2 बार पढ़ चुकी हूँ आंटी से लेकर, बहुत पसंद है मुझे, तो बस अभी दोबारा पढ़ने का दिल कर रहा था, वही लेने आई थी। शौर्य का दिल उसके झूठ पर वाह वाह कर उठा। तुम्हें गिरह पढ़ने का बहुत शौक है? शौर्य के कहने पर सिया ने जल्दी से किताब को देखा तो उसकी आंखें बड़ी हुईं। वो गिरहों की बुक थी। ठीक है, कमरे में जाओ, एक बार और पढ़ लो। कल मैं तुमसे इस किताब में मौजूद किसी भी गिरह के बारे में सवाल पूछ सकता हूँ। अगर जवाब सही हुआ तो मैं समझ जाऊँगा कि तुम सच्ची हो और तुम यहाँ पर किताब ही लेने आई थी। लेकिन अगर तुमने जवाब नहीं दिया तो? वो बात करते करते उसके सामने आया और अपनी बात अधूरी छोड़ दी। तो सिया ने थूक निगलते पूछा। शौर्य ने गौर से उसका चेहरा देखा, मासूम और डरा हुआ सा चेहरा। तो जो चाकू मैंने अंदर रखा है ना, इसे वापस निकालूंगा और फिर तुम्हारे साथ वही करूँगा जो मैं जासूसी करने वालों के साथ करता हूँ। शौर्य ने बड़े ही ठंडे से अंदाज में कहते हुए सिया को ऊपर से नीचे तक गौर से देखा था, जबकि सिया डर के मारे हिचकी ले गई। शौर्य ने हाथ में पकड़े छोटे से रिमोट का बटन दबाया तो अगले ही पल स्टडी रूम का दरवाज़ा खुल गया था। दरवाज़ा खुलते ही सिया तेजी से बाहर की ओर निकलने लगी, जब शौर्य ने उसे पीछे से पुकारा, सिया। शौर्य की आवाज़ पर वो रुक गई। जी? सिया ने पूछा। पेन ड्राइव देकर जाओ। शौर्य के कहने पर उसने अपनी मुट्ठी में दबाई पेन ड्राइव फौरन शौर्य के सामने की तो शौर्य ने पेन ड्राइव के साथ उसकी कलाई भी पकड़ ली। वो मासूम तो कुछ समझ भी नहीं पाई। शौर्य के करीब खींचने पर सहमकर शौर्य को देखने लगी। और हाँ,
अभी जो तुम बार बार शौर्य के साथ ये दूसरा शब्द लगा रही थी ना, तो आगे से ध्यान रखना। भाई नहीं हूँ तुम्हारा, होने वाला पति हूँ। आइंदा ये शब्द मुंह से निकला न तो। इतनी देर से हो रही बातचीत में ये पहली बार था जब शौर्य सचमुच गुस्से में आता उसे बुरी तरह से डांट गया था। सिया का चेहरा इस डर में भी लाल पड़ने लगा। तेजी से चेहरा नीचे झुकाते वो सर हाँ में हिलाने लगी। गुड गर्ल, अब जाओ, कल शाम में मैं तुमसे इस किताब के बारे में सवाल पूछूंगा। शौर्य के कहते ही वो कमरे से बाहर निकलने लगी। जब वहां लगे लोहे के गमले के स्टैंड से पांव पर चोट लगी और उंगली से हल्का सा खून छलक पड़ा, पर वो रुकी नहीं। और उंगली से हल्का सा खून छलक पड़ा और वो रुकी नहीं, बल्कि बिजली की तेजी से वहां से भाग गई। शौर्य वहीं साकित खड़ा उसको जाते हुए देखता रहा। कमरे में आते ही सिया इस तरह बिस्तर में घुसी जैसे उसके पीछे कोई चुड़ैल पड़ी हो। उसके इस तरह करने से आराध्या हड़बड़ाकर उठी थी। क्या कर रही हो सिया? जाहिलों की तरह बिस्तर में घुस रही हो? पीछे कोई भूत लग गया है क्या? आराध्या गुस्से से कहते हुए करवट बदलने लगी। हाँ ना, वो भूत वहीं बैठा है, पता नहीं कहाँ से आ जाता है एकदम से। तकियों में मुंह देते वो गुस्से से बोली तो आराध्या उस पर एक नज़र डालकर आंखें बंद कर गई। तकिए में मुंह देने के बावजूद भी उसे नींद नहीं आ रही थी। आंखें बंद करती तो शौर्य का चाकू नजर आता। भगवान जी, मैं एक रात में ये किताब कैसे पढूं? वो मुझे इस किताब के बारे में पूछेगा। तकिए के साथ रखी किताब देखकर उसका मुंह बुरी तरह बन गया। वो चाहकर भी किताब पूरी नहीं पढ़ सकती थी, वो भी गिरहों के बारे में, जिनमें उसको बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं थी। कुछ सोचकर उसने अपना फ़ोन उठाया और चैट जीपीटी से कुछ लिखने लगी। बॉडी टेम्परेचर, कुछ घरेलू तरीके। उसका दिमाग तेजी से काम कर रहा था। अगले ही पल उसके होंठों पर गहरी मुस्कुराहट थी और वह फ़ोन बंद करके सुकून से आंखें बंद कर गई। तो प्यारे व्यूअर्स, इसका सेकंड एंड लास्ट पार्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग, सस्पेंसफुल और रोमांच से भरपूर होने वाला है। आप लोग इसका सेकंड पार्ट सुनने में इंटरेस्ट रखते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर देना। पहला भाग आपको कैसा लगा जाते जाते ये भी ज़रूर बताना।